प्रयागराज हब 91 के यूट्यूब चैनल पर आज हमारे साथ यूपी पीसीएस 2020 में चयनित छात्र रवि शास्त्री हैं। आइए हम आज इनसे जानते हैं उनके शैक्षणिक अनुभव के बारे में और कैसा रहा उनका अनुभव यूपी पीसीएस और सिविल सर्विसेज को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका रवि शास्त्री जी। थैंक यू। रवि शास्त्री जी, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? और मेरी प्रारंभिक शिक्षा मैरी लोकल स्कूल एंड कॉलेज प्रयागराज से हुई थी। और मैंने ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से की और फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन अपना इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से की। तो क्या ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है वो सिविल सेवा में कितनी कारगर है, कितनी काम देती है? क्योंकि जो आज का छात्र है वो बीए, बीएससी या बीकॉम को जो है उस तरह से नहीं देखता है, वो डायरेक्ट कोचिंगों पे ज़्यादा आश्रित रहता है। इस पर क्या विचार रहेगा आपका कि कितना प्रभावी है बीए में या अन्य शैक्षणिक डिग्री? बेसिकली सिविल सर्विसेज तो पूरा मतलब एक शुरू से लेके अंत तक की तैयारी होती है। बेसिकली इसमें आपने जो शुरू की फेजेस में भी सीखा है, आपने जो ग्रेजुएशन के फेजेस में लर्न किया है, आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन के फेज में लर्न किया है, वो सब चीज़ें एक जगह एनकम्पास होकर आती हैं। जैसे कि कुछ साइंस के सेक्शन देखेंगे हैं तो 11th 12th और 9th 10th से रिलेटेड आते हैं बायोलॉजी में प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। और उसके बाद मेंस का जो सेक्शन है जो GS 1 2 3 4 से रिलेटेड रहता है, वो बेसिकली ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का रहता है, क्योंकि उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सब क्वेश्चन तो ह्यूमैनिटीज़ वालों को थोड़ा एज मिल सकता है अगर वो उस पर वर्क करें तो। और अगर आप चाहें तो आज की मतलब जो आज का जो कंपटीशन है मैं देख रहा हूँ बेसिकली यूथ जो हैं वो ग्रेजुएशन से ही प्रिपरेशन शुरू कर दी है बेसिकली, तो ये बेनिफिशियल रहता है। आपकी खुद की प्रारंभिक शिक्षा बायो से रही, आपने इंटर बायो से किया। आप बायो से करके आप मेडिकल लाइन में जा सकते थे, लेकिन आपने सिविल सर्विसेज को चुना। ये इसका कोई विशेष वजह रही? मैंने 12th तक तो कभी सोचा भी नहीं था कि सिविल सर्विसेज करना पड़ेगा। और मेरा फर्स्ट जब एपियरिंग अटेम्प्ट में BDS मुझे अलॉट हुआ था यहाँ मोतीलाल नेहरू में, तो लेकिन ऐसा मेरा फादर का कहना था कि वो सिविल सर्विसेज के लिए आगे जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जैसे कि मैंने ड्रॉप किया और फिर मैंने आर्ट से ग्रेजुएशन किया। और तैयारी कोई भी हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, हेल्प करती है आपको तैयारी में। इंजीनियर अगर ऐसा होता तो इंजीनियर सबसे ज़्यादा हो रहे हैं सिविल सर्विस में, तो ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता पर से। आपका वैकल्पिक विषय क्या रहा? मेरा सोशोलॉजी वैकल्पिक विषय। आज के टाइम में देखा जाता है कि आजकल छात्रों का रुझान जो है वो कोचिंगों की तरफ बहुत ज़्यादा है और वो कोचिंग को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। क्या सिविल सर्विसेज में कोचिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है? कोचिंग एक ऑप्शन हो सकता है और मतलब लेकिन एक ओनली ऑप्शन नहीं रहता। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि कोचिंग मतलब बहुत बैकफायर कर जाती है, कोचिंग नहीं करनी चाहिए। आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कोचिंग की थी लेकिन बहुत ऐसा खासा डिफरेंस नहीं कवर करता। मैंने कोचिंग की और कोचिंग तो सिर्फ जैसे कि आपने मान लीजिए कि जिस साल कोचिंग की उसके नेक्स्ट ईयर तक आपको मतलब कि अगर जो स्टैटिक सब्जेक्ट तो मान लीजिए हो गया, अगर करेंट अफेयर्स से रिलेटेड तो वो सब चीज़ें तो आपको हर साल पढ़नी पड़ती है, अपडेट करनी पड़ती है। तो कोचिंग से ऐसा खासा कोई इम्पैक्ट पड़ता नहीं, आप पे डिपेंड करता है। सेल्फ स्टडी आज के समय में सब कर रहे हैं, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इंटरनेट है, यूट्यूब है, आप पूरी तरीके से कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं बिना किसी इंस्टीट्यूट में एक पैसे कर सकते हैं। और आज के लड़कों में ये भी देखने को मिल रहा है जो युवा तैयारी के लिए बड़े शहरों में दिल्ली जा रहे हैं, उनको लगता है कि वो अपने शहर से बेहतर माहौल वहाँ पे पा जाएंगे। तो क्या ऐसा है कि दिल्ली में माहौल ज़्यादा बेहतर है इलाहाबाद या अन्य शहरों की अपेक्षा? मैंने अपने तीसरा जो ये मेरा अटैम्प्ट था, मैंने अपने प्रीवियस 2 अटैम्प्ट यहीं यूपी अपने घर से रह कर तैयारी करके दी और मेरे में और इससे और भी मैंने असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी मेरा क्वालिफाई हो गया था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बेसिकली आपको दिल्ली रह के प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपको अपना इन्वायरमेंट खुद ही बनाना पड़ेगा। आप जहाँ रहें आप बस पढ़िए, अपना डेडिकेटेडली शेड्यूल फॉलो कीजिए, टाइम फॉलो कीजिए, टाइम प्लान फॉलो कीजिए, टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए। ये सब सफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू आपको इन्वायरमेंट ढूंढने में। दिल्ली में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इलाहाबाद में नहीं है और इलाहाबाद में ऐसा कुछ नहीं है जो दिल्ली में नहीं है। तो वो बैलेंस आपको करना पड़ेगा, डिपेंड्स ऑन यू। जो छात्र UPSC या UP PCS की तैयारी कर रहे हैं वह किस तरह प्रिपरेशन करें कि जिससे वो अपना चयन या अपनी भागीदारी आयोग में सुनिश्चित कर सकें?
एग्ज़ाम का बेसिकली थ्री फॉर्मेट का प्लान होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू का। प्रिलिमिनरी में आपको बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उस पैटर्न पे सॉल्व करना पड़ेगा। आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेके, आपकी एलिमिनेशन टेक्निक अच्छी होनी चाहिए, आपको फैक्ट लर्निंग कैपेबिलिटी अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। करंट अफेयर्स काफ़ी फैक्चुअल ओरिएंटेड होता है, यूपी का सेंसस आपको पढ़ना पड़ेगा, यूपी का बजट और यूपी इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया का बजट, ये सब चीज़ें जो है वो क्रूशियल हैं मतलब यूपी पीसीएस के एग्जामिनेशन के लिए। फिर अगर मेंस की बात करें तो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 सेपरेटली है। जीएस पेपर 1 जो है वो थोड़ा स्टैटिक है, इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं। तो बेसिकली उसका पूरा सिलेबस, आपको पहले सिलेबस याद होना चाहिए जीएस का, चारों पेपर्स का, कि क्या पूछता है। आपके प्रॉपर उस पर राइटर के नोट्स होने चाहिए ताकि आप उसको, क्योंकि हम देखते हैं कि जब मेंस का पेपर होता है तो लगातार होता है, जीएस पेपर 1, 2 एक दिन, फिर 3, 4 एक दिन, तो आपको टाइम नहीं मिलता, तो आपके नोट्स होने चाहिए ताकि आप कुछ रिवाइज कर सकें। उसके बाद जी जितनी भी आपकी सिलेबस में जितनी भी की टर्मिनोलॉजीज हैं, आपका उसके ऊपर आपका राइटअप होना चाहिए, आपके पास नोट्स होने चाहिए। मान लीजिए जैसे कि प्रेशर ग्रुप एक टॉपिक है जीएस पेपर 2 में, और एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी को, अब इन सब के बारे में आपको एक रेडीमेड डेफिनेशन के साथ कुछ एग्जाम्पल्स पहले से प्रिपेयर होने चाहिए। अगर आपके पास नहीं होंगे तो इन 3 घंटे के जो एग्ज़ाम में आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे उसको, आप सोचने में लग जाएगा टाइम। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो एग्ज़ाम में बेसिकली अगर आप गर्दन इधर से इधर तक करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन छूटने की उतनी ही प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसलिए आपका सारा चीज़ें जो है वो सिंक्रोनाइज वे में होनी चाहिए। जीएस पेपर 3 की बात करें तो इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स का जीएस पेपर 3 जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड रहता है बेसिकली सारी चीज़ें, और इंटरनल सिक्योरिटी जैसे अफगानिस्तान इशू चल रहा है तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, तो करंट पे एक ध्यान देना है। और 4th पेपर जो है एथिक्स का है। बेसिकली एथिक्स के पेपर को लेकर काफ़ी मिथ है, लेकिन ऐसा कुछ एथिक्स का होता नहीं है कि आपको सेल्फ प्रिपरेशन करना पड़ेगा। मार्केट में अगर सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होने चाहिए एथिक्स के, आपका कंटिन्यूस रिवीजन होना चाहिए, आपको प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल लाइफ एग्जांपल्स इंक्लूड करने चाहिए एथिक्स के पेपर में, एज़ कम्पेयर टू जो रफ आप अगर आंसर लिखते हो, ये कभी कभी हो जाता है। इसके बाद हम इंटरव्यू की स्टेज पर आते हैं, जैसे पर्सनैलिटी टेस्ट बेसिकली कहा जाता है। वहाँ पे आपकी सिर्फ पर्सनैलिटी का परीक्षण होता है, आपने अपना नॉलेज का रिप्रेजेंटेशन कर दिया है मेंस क्वालिफाई करके, तो बेसिकली आपको जो समसामयिक इशू रहते हैं जो यूपी पीसीएस इंटरव्यू में ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में आपको ठीक ठाक नॉलेज होनी चाहिए, और अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, अपनी हॉबीज़ और अपने जितने भी टैब से रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको नॉलेज होनी चाहिए। बस उसके बाद बाकी सब भगवान ये 3 अटेम्प्ट में आपको सफलता भी मिली, असफलता भी मिली। असफलता में आप खुद को कैसे मोटिवेट करते थे और खुद को फिर से कैसे तैयार करते थे कि, क्योंकि यूपी पीसीएस या यूपीएससी जब आपका नहीं होता है तो अंदर से व्यक्ति टूट जाता है, फिर उसको खुद को मोटिवेट करने के लिए क्या करना चाहिए, या आपने कैसे किया खुद को मोटिवेट? 18 में मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरा नहीं होता कुछ मार्क्स से, लेकिन अब एग्ज़ाम है, साइकिल तो चल रही है। उसके 20 दिन बाद ही यूपी का प्री भी था और यूपीएससी का प्री था, तो फिर उसी हिसाब से पूरे जोश से फिर लगना पड़ा, और उसका नतीजा है कि आप रिजल्ट जो है वो मेरे पक्ष में आया। तो बेसिकली वो नेवर एंडिंग स्पिरिट वाला जो कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा 3P का, परसिस्टेंस, परसिवरेंस और पेशेंस, अगर ये रहेगा तो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जो यूपी पीसीएस या यूपीएससी कर रहे हैं? तो बेसिकली कहीं भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, रिसोर्सेज सारे अवेलेबल हैं, कोचिंग इन सब पे आपको अगर लगता हो कि बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट में सब चीज़ें अवेलेबल है, नेट पे, यूट्यूब पे आप पूरी तरीके से कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर आप ये ऐसा अपने आप को ऑस्ट्रेसाइज समझते हैं कि आप कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये बैकफायर कर जाएगा, आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अपने से तैयारी कीजिए, सेल्फ प्रिपरेशन कीजिए, यूट्यूब का सहारा लीजिए, यूट्यूब पे सारी चीज़ें करंट अफेयर्स रिलेटेड, जीएस रिलेटेड सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और काफ़ी टेलीग्राम्स पे भी चैनल हैं अवेलेबल, तो आप उन सबको यूटिलाइज कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए, और अपनी स्पिरिट और अपना पेशेंस लेवल हाई रखें। तो प्रिपरेशन अच्छी है, बस ये है कि थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, अगर नहीं होता है तो, बाकी हो जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप धैर्य रखेंगे तो सफिशिएंट आपको सक्सेस मिलेगी। एक मिथक है कि जो यूपी पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी करता है वो 14-15 घंटे पढ़ता है, 16 घंटे पढ़ता है, तो क्या ये सही है कि 16 घंटे पढ़ाई करना या 14 घंटे पढ़ाई करने से ही यूपी पीसीएस या यूपीएससी निकलता है, अदरवाइज कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, लोग 6 घंटे 7 घंटे में पढ़ के रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज कर लेंगे, आपको पढ़ाई के लिए अलग टाइम देना पड़ेगा,
अगर आप रोज़ इधर उधर डिस्टर्ब करते हैं अपने आप को, तो फिर कंटिन्यूटी, ये एग्ज़ाम कंटिन्यूटी डिमांड करता है। अगर आपने रेगुलरली 5 से 6 घंटे भी पढ़ाई कर रखी है और एग्ज़ाम के समय आपने थोड़ा स्पैन बढ़ा दिया है, तो आप एग्ज़ाम निश्चित तौर से क्लियर कर लेंगे। लेकिन आपको कंटिन्यूसली पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आज आपने 10 घंटे पढ़ाई कर ली, फिर उसके बाद 2 दिन नहीं पढ़ाई की, ऐसा नहीं। आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। आपको थोड़ा अपना सोशल कनेक्शन जो है थोड़ा कम करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, थोड़ा कम कर देगा तो मैनेज हो जाएगा। 6-7 घंटे दिन भर में क्वालिटी टाइम निकालने पड़ेंगे आपको। रिवीजन का कॉन्सेप्ट आपको रखना पड़ेगा, मल्टीपल रिवीजन। और एक बात जो हमेशा आपको याद रखनी रहेगी वो है आंसर राइटिंग। मेंस के लिए जैसे कि उसका कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। आप कोशिश करिए कि अब आपने एक सिलेबस का मेजर सेक्शन कंप्लीट कर लिया हो तो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। एक क्वेश्चन अगर आप पर डे करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। एक क्वेश्चन आपको पर डे 100% कर लेना चाहिए। उससे क्या है कि आपको फिर एग्जाम में ऐसे प्रॉब्लम नहीं होता कि फॉर्मेटिंग, आंसर की फॉर्मेटिंग कैसे की जाए, कि इंट्रो क्या लिखा जाए, बॉडी कैसे रहे, कंक्लूजन, इन सब चीज़ में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आंसर राइटिंग जो है मेंस के लिए हमेशा रखिए अप्रोच, और प्रीलिम्स के लिए रिवीजन का अप्रोच हमेशा रखिए। ये दोनों अप्रोच अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर से सफलता आपको मिलेगी। हमारा यूट्यूब चैनल प्रयागराज हब 91 है और हम एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर काम कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये एक स्वतंत्र मीडिया है और ये हमें सपोर्ट करें। जैसा कि इन्होंने बताया और मैंने भी ऑब्ज़र्व किया हुआ है, प्रयागराज का जो चैनल 91 है वो एक बहुत ही आपको फ्रीडम प्रोवाइड करता है अपनी एक्सप्रेशन, जैसे अपने बिलीव्स को रखने के लिए, और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है यूथ्स को ताकि उनके अंदर मोटिवेशन जनरेट की जा सके। तो मैं इस चैनल को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।